हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाबा एमपी जिनगर यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का जो मैथ का पेपर है उसकी आंसर शीट के बारे में। ठीक है, हालांकि मेरे पास ये पीडीएफ है लेकिन हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला जो आपका सवाल था वो ये वाला सवाल था कि 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसके आंसर तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं एकदम तरीके से इनको करवाने का प्रयास करूंगा सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 196 जो है ना इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 9 18, फिर वापस 2 8 16। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 का भाग, फिर ये ऐसे ख़त्म होगा। ठीक है ना, एक पे ऐसे ख़त्म हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो, आप ये कह रहा है कि इनके गुणनखंडों की घातों का योगफल। इनका जो गुणनखंड आ रहा है क्या आ रहा है, 2 की घात 2 और 7 की घात 2। इनकी घातों का योगफल की बात कर रहा है। तो इसकी घात क्या है, 2 है, इसकी भी घात क्या है, 2 है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, सिंपल सा आंसर हो गया इसका। तो अब देखिए सेकेंड वाला जो सवाल है ना उसके अंदर आ रहा है द, क्योंकि ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना। देखो जब मूल समान होता है ना तो होता क्या है, जब भी मूल समान होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि मूल समान होने पर क्या होता है कि d बराबर 0 हो जाता है। और d का वैल्यू आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस समीकरण के हिसाब से देखो बी स्क्वायर कौन होगा, b होगा माइनस का k, मतलब माइनस के का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 4 इंटू ए, अब देखो a का मान है 1 और c का मान है वापस 4, तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब माइनस का 16। अब जब माइनस का के स्क्वायर बराबर 16 ऐसा कुछ बन रहा है ना हमारे, के स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो अपन के को यहीं पे रखेंगे, 16 को उधर भेजेंगे, फिर स्क्वायर हटा दे इधर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 16 के बन जाएगा प्लस माइनस 4। इसका मतलब इसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा, द आंसर आएगा। तो ये भी एक तरह से सिंपल एक सवाल है। और तीसरा जो प्रश्न है वो आपको पता ही है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3,4 की वाई एक्स दूरी। अब देखो 3,4 अगर आपसे कोई कहेगा और वाई एक्स का पूछेगा तो एक्स का बताएंगे। वो कहता है ना अक्ष से दूरी उल्टा बताना पड़ता है। तो ये बोल रहा कि वाई अक्ष से दूरी, वाई एक्स से दूरी का पूछे तो आपको एक्स का मान बताना है, तो 3 ही आएगा इसका आंसर, मतलब इसका आ जाएगा स। ठीक है, अगला सवाल है इसको संतुष्ट करने वाला। संतुष्ट मतलब ऐसा इसमें कौन सा मान सेटिस्फाइड करेगा, जो 3x प्लस 2y बराबर 11। तो देखो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्यों, ध्यान से देखो एक बार। ये कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है कि 1,4 है, मतलब 1,4 का मतलब हो गया x का मान 1 रख दो और y का मान 4 रख दो। तो देखो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 इंटू 4 2 चौके 8, 3 एकम 3 और 2 चौके 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 के बराबर आ गया 11, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा अ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इसका विविधकार क्या होगा। विविधकार का मतलब होता है डी, और विविधकार का फॉर्मूला भी आपको आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन वही फार्मूला लगाएंगे। इसके हिसाब से देखो b कौन है यहाँ पर, tan x ही है, लेकिन tan x नहीं है, tan है। ठीक है ना, तो tan का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो tan का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। अब a का मान तो यहाँ पर है 3√3 और c का मान यहाँ पर है रूट का 3। तो ये क्या बनेगा, देखो 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ जाएगा, फिक्स है ये तो। और अब देखो इस रूट को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, रूट का 3 है और वापस रूट का 3 है, रूट का 3 और रूट का 3, ये तो 3 हो जाएगा, इधर 3 और था, 3 3 हो जाएगा 9 और 9 चौक हो जाएगा 36, मतलब 100 माइनस 36, आंसर आएगा हमारा 64। अर्थात हमारा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पर, द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अगला वाला सवाल अपन लेते हैं, छठा वाला सवाल। देखो ये सवाल कैसा आया था, यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहा है आपको, बहुत सारा सवाल है ये। देखिए आप इसमें घबराए नहीं, इसमें एक नियम आपको याद करना अभी से, और क्या पता आगे के कॉम्पिटिशन में एक सवाल ऐसे बन जाए। ऐसे केस में आप क्या करें, यदि आपसे कोई पूछे ए और बी का योग, तो आपको ध्यान देना है सबसे पहला यहाँ पर जो हमारे पास अंक है और सबसे लास्ट वाला अंक है, इन दोनों को जोड़ देना, बस इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इस सवाल को करने का तरीका तो यही है। तो पहला अक्षर हमारे पास 18 है और दूसरा हमारे पास है माइनस का 3। अब देखो इसको जोड़े घटाएंगे तो क्या आएगा, 18 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 15, अर्थात ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। ठीक है, छठे में राइट हो गया। अब देखो सातवां तो नॉर्मल सा सवाल है, 3 इंटू सेक 45। अब देखो सेक 45 है ना, कोस 45 का उल्टा होता है, और कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है ना, 1/√2 और कोस 45 वापस इंटू में तो 1/√2। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप अपना पेपर भी साथ लेकर बैठे ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, वापस एक बार थोड़ी सी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर।
देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने माइनर मिस्टेक की है, क्योंकि 3 इंटू सेक 45 कोस 45 का उल्टा होता है। तो सेक कोस 45 का मान है 1/√2। अब 1/√2 का उल्टा करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, रूट का 2, और कोस 45 वापस इंटू में, तो वापस हो जाएगा 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बचेगा खाली 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला सवाल हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है। तो अपने को पता है कि व्यास ही जो है त्रिज्या का डबल होता है, d बराबर 2r होता है ना, तो त्रिज्या का डबल व्यास होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ब व्यास। ठीक है, अब वर्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या ये दे रखी है, तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3 × 22/7 × r हमारे पास हो जाएगा 3.5। अब अपन गुणा भाग कर सकते हैं आराम से, इसको अगर अपन इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 7 × 7 ये आ जाएगा 0.5, और 0.5 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बन जाएगा, और 10 जब 220 से इंटू होगा तो 220 हो जाएगा। ये तो वापस एक बार थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब 22.0 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, 22.0 का मतलब हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ पर पीडीएफ बना रखी है, एक बार पीडीएफ में भी चेक कर लेता हूँ। और 90 के अंदर क्या आएगा, ब आएगा, बिल्कुल 22 सेंटीमीटर आएगा। आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये वाला जो सवाल है, आगे वाला सवाल वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 दे रखा है, तो घन की भुजा। अब मेरी बात सुनो, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना संपूर्ण, वो होता है 6a का स्क्वायर, जो कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 486। तो मैं इसके सामने लिखूंगा, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, इधर 6 गुणा में उधर के बनेगा भाग के अंदर, तो 486 में भाग लग जाएगा 6 का। अब देखो ध्यान से देखना, 6 × 6 6 × 8 48, वापस 6 × 6 मतलब 81 बार कट रहा है। अब जब 81 बार कटेगा तो ए स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, 81 आएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर के बनेगा रूट, तो ए का मान आ जाएगा 99 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब बहुलक तो आपको दिख ही रहा है, इस यहाँ पर जो है 4 यहाँ पर बहुलक है। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, अब देखो 4 से बड़ा अंक तो 5 है और एक 6 है, तो इतने ये तो परिणाम हमारे को 2 ही मिल रहे हैं, और कुल परिणाम हमारे पास 6 है, तो 2/6 मतलब 2 × 2 और 2 × 6 मतलब 1/3 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना था, तो एचसीएफ आपने ज्ञात कर लिया होगा, नॉर्मल तरीका वही, आपने इसको 50 बार हमने सीख रखा है, ये सबसे इजी सवाल है। तो अब आपने गुणा भाग किया होगा, तो इसका एचसीएफ है ना 19 आना चाहिए, 19। ठीक है, इसका एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 19। और उसके बाद देखिए वर्त पर स्थित एक बिंदु से, अब देखिए वर्त पर स्थित एक बिंदु से ना मात्र आप एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैं आपको पॉइंट दूँ, तो यहाँ से आप एक लाइन ही गुजार सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कोस स्क्वायर 45, देखो ध्यान से, देखो कोस स्क्वायर 45 है। वैसे कोस 45 का मान आपको पता है, कोस 45 का मान है 1/√2। अब ये यहाँ पर स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर मान होगा 1/√2। ठीक है ना, 1/√2 आएगा। वर्त और उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखो वर्त और उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, अगला सवाल यहाँ पर है कि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है। मेरी बात सुनो ध्यान से, 5, 7, 9 और x, इसका समांतर माध्य 9 है। आपको पता होना चाहिए कि माध्य का फॉर्मूला ना नॉर्मल तरीके से ये होता है कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, मतलब ये सारे जुड़कर है ना उतना का भाग लगेंगे जितनी ये संख्या है, और इसका योग भी दे रखा है, इसका समांतर माध्य 9 दे रखा है, तो 9 को मैं बराबर लिखूंगा। अब ऐसे 1, 2, 3, 4 है, तो 4 का भाग लगेगा। अब देखो 4 9 36 हो जाएगा, तो ये सभी जुड़ जाएंगे। अब ध्यान से देखो एक बार, आप 5 और 7 12, 12 और 9 जाएंगे 21, मतलब 21 + x बराबर 9 हो जाएगा 36। अब 36 में से अगर 21 निकलेगा तो कितना बचेगा, 36 - 21 हो जाएगा 5, और ये मतलब 15 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा, 15 आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 पासों को फेंकने पर 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको मैं एक बार पीडीएफ के फॉर्मेट में बता देता हूँ। तो 1/6 क्यों होगी, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी संख्या जो जुड़ करके अपने को 7 योग बना देगी। जैसे एक तो हो गया 1 6, 6 1, 5 2 और 2 5, ऐसे 4 रिजल्ट है, और टोटल रिजल्ट 36 होता है, आपको पता है। मतलब 4 बट्टा आपने 36 किया होगा, तो 4 एकम 4, नहीं ये नहीं होगा, 6 रिजल्ट आएंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे 6 रिजल्ट होंगे। आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको पता है ऐसे और रिजल्ट भी बन सकते हैं। जैसे 4 और 3 भी तो था, 3 और 4 है ना, ये हमने रिजल्ट लिए नहीं। जैसे वापस एक बार 1 और 6 हो गया, 6 और 1 हो गया, 2 और 5 हो गया, 5 और 2 हो गया, 3 और 4 हो गया, 4 और 3 हो गया, तो ऐसे 6 रिजल्ट है। मतलब 6/36, 6 और 6 36, मतलब 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमारा जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल में क्या हो रहा है,
ये अपने से कह रहा था कि अनंत तल होने चाहिए और के का मान निकालना चाहिए। देखो अनंत तल में क्या होता है, अपने को पता है कि अनंत तल में ना दोनों लाइनें एक दूसरे पर आ जाती है, और अनंत हल की जो यहाँ पर डेफिनेशन होती है, यानी जो एक शर्त होती है ना, उसमें क्या होता है A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी तो सभी बराबर हो जाएंगे। तो इसको हमने इस समीकरण के हिसाब से कुछ ऐसा ही लिखा है। अब हम यहाँ से जो है इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके के का मान निकाल सकते हैं। इस के को हम वहाँ पर भेज देंगे -2 के स्थान पर, -2 को नीचे ला देंगे और 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 5 से 15, 15 बट्टा 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, माइनस का। अगला सवाल है कि श्रीधर आचार्य का सूत्र आपको पता है, 50 बार आपको रटा रखा होगा आपके टीचर ने, -b + -b² -4 AC, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो अगला सवाल है ये कह रहा था कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तो आपको पांचवा पद निकालना। तो पांचवें पद का फॉर्मूला बनेगा A + 4D। अब ये सूत्र ही तो बनेगा, सूत्र ही इसका उत्तर है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रथम पद A है और D यहाँ पर D है। ये बहुत अच्छा सवाल आया है, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ो ना तो उसका बेसिक भी आपको आना चाहिए। तो समरूप आकृतियाँ उन्हें बोलते हैं जिनके आकार समान होते हैं लेकिन अमाप अलग अलग होते हैं। आकार मतलब होते हैं जैसे ये वर्त है तो ये भी वर्त है, लेकिन इनके साइज एक जैसा नहीं है। अमाप का मतलब होता है इनकी साइज, जैसे ये 5 का है तो ये 3 का हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, ठीक है ना। आकार समान लेकिन अमाप अलग अलग, ये होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पर, ये तो नॉर्मल सा ही सवाल है, इसको बार बार क्या करना, 2 × tan 30, ठीक है ना। तो tan 30 का मान हमारे पास आएगा 1/√3, इसको गुणा किया तो 2/√3 हो गया। अब नीचे भी देखो स्क्वायर हो रहा था, क्योंकि नीचे था tan 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर देखो नीचे आ गया 2/3, और वापस जब नीचे वाली भिन्न उल्टी हो गई, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। नीचे वाली जो भिन्न है वो उल्टी हो रही है, तो ऊपर वाली भिन्न तो 2/3 ही है, देखो 2/3 है, और नीचे वाली भिन्न हो गई 2/3 की 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच रहा 3/√3, तो ऐसा तो कोई मान सॉल्व होगा नहीं, तो हमें पता है कि अब 3 नॉर्मल है तो उसको अपन √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे तो √3 पड़ी है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ तो √3 ही बचा, ठीक है। अगला वाला सवाल है, देखो अगला वाला सवाल क्या है, वैसे देखो बहुत सारे बच्चों ने sin 60 लिखा डायरेक्ट, तो वो भी राइट करना चाहिए टीचर को, लेकिन अब टीचर पर डिपेंड करता है कि उसने थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थीटा बराबर 60 डिग्री है तो उसका मान ही आप लिख दो ना डायरेक्ट, तो 1/√2 इसका मान होता है। फिर इसको सॉल्व किया तो 1/4 पे 3√3/4 हो गया। रूट तो 3 से हट नहीं रहा, लेकिन 4 से तो हट जाएगा, √3/2 होगा, और अपने को पता है √3/2 को अपन sin 60 भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल सवाल है, हो जाएगा, इतना कोई भारी नहीं है। 7वां जो सवाल है, देखो 7वां सवाल कैसा है, इसको मैं अगर मैं ऐसे तरीके से बताऊँ, ठीक है ना। 7वां सवाल का बेसिक भी सीखना जरूरी है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, देखो 10 मीटर ऊंची है ये मीनार की हाइट है, ये एक बिंदु से धरती के बिंदु का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से धरती का बिंदु, धरती तो आधार ही होगी, यहाँ से एक बिंदु का आप अवनमन कैसे बनाओगे, यहीं से बनाओगे ऐसे चित्र बना के, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको है ना ये दूरी निकालनी है बिंदु की मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये रहा, बिंदु ये रहा, इसकी दूरी निकालनी, मतलब यहाँ पर आप x मान लो। अपने को ये पता है कि ये अवनमन यहाँ से एकांतर कोण होकर 30 बन जाएगा। अब ये देखो लंब आधार है, लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का ही होता है। तो लंब हमारे पास 10 था और इसकी हाइट हमने x मान ली, हाइट नहीं था आधार था, ठीक है ना, हाइट h को मानते हैं। अब tan का 30 होगा तो tan 30 का मान अपन यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा 10√3 हो जाएगा, 10√3 x से दूर चला जाएगा, ठीक है ना। इतना सिंपल सा एक सवाल है, ये ज़्यादा भारी नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10√3। अब देखो ये अगला सवाल क्या है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। देखो ये सवाल भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही चित्र बन रहा है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये लंबाई तो यही होगी, मतलब लंबाई ये है, और इसका आधार छाया की लंबाई ये होगी, है ना, जो इसका आधार है। इसका अनुपात दे रखा है 1/√3। अब मेरी बात सुनो, ये इसके हिसाब से ये 1 होना चाहिए और ये होना चाहिए 1/√3। अब मेरी बात सुनो, इनको अगर अपन अनुपात में बनाएंगे ना तो क्या बनाएंगे। और पहली बात देखो ये है ना लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार हमेशा tan का होता है, मतलब लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3, लंब बटा आधार हो गया। अब लंब बटा आधार में आप ध्यान से देखो, ये तो tan थीटा का ही फॉर्मूला होगा। ऐसा tan थीटा का क्या मान है जो 1/√3 है, 1/√3 है tan 60 का, नहीं tan 30 का, कितना डिग्री है tan 30 का। और अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये कोई भारी सवाल नहीं है। अगला वाला सवाल देखते हैं। देखो ये आकृति तो आपने ऐसे ही बनी होगी, है ना, 10वें का ऐसी, ये जो नंबर सवाल है इसकी आकृति ऐसी बनेगी। क्यों, देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से आप एक बार। ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त आपको बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 सेंटीमीटर छोटा एक वर्त बनाया होगा। इसके केंद्र से, केंद्र तो यही होगा, इसके केंद्र से ना आपको 5 सेंटीमीटर दूर
अब यहाँ से देखो 3 तो ये पहले से ही है, अब इसको 5, यहाँ से 5 के लिए अपन 2 ही तो एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब इतना कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, और यहाँ पर एक बिंदु P देंगे, ये बिंदु O हो गया। आपको इस पर रेखा की रचना करनी है यहाँ से, तो अपने को पता है इसका अपन लंब समद्वि विभाजन करेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऊपर नीचे ऐसे डॉट डॉट मिलाएंगे, यहाँ से एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, और मिलाने पर देखो यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, तो अपने को पता है। और अब इसकी लंबाई आप कैसे मापेंगे, आपको पता है कि सर ये तो 5 है और ये अपने पास 3 है, और हमें पता है कि 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा से सीखते आ रहे हैं इस चीज़ को कि 3, 4 और 5 का हमेशा से जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये कोई भारी सवाल नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। इसकी लंबाई आ जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, आपको पता है। 10वां सवाल कैसे होगा, आपको ना AB खींचना है, 5 सेंटीमीटर आपने AB खींचा होगा ऐसे, और इसको 2:3 में बांटना, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे से, ऊपर 2 कट लगा दो आप, नीचे लगा दो 3 कट, और 2 को 3 से मिला दो, तो ये लाइन अपने को कटते हुए 2 भाग और 3 भाग मिल जाएंगे अनुपात में। इसको आप माप लेना, स्केल से आपने मापा होगा, जो भी आएगा तो आ जाएगा वो तो, ठीक है ना, लेकिन जुड़ के 5 ही बनेगा, ये तो फिक्स है। और अगला सवाल है कि चतुर्थांश, अब देखो चतुर्थांश के अंदर फिक्स है, चतुर्थांश के अंदर ना कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है, 50 बार आपको सिखा रखा है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है कि दहला कौन सा पत्ता है, ये जो 12वां सवाल है ना, ये कह रहा है कि दहला होने की प्रायिकता। दहला किसे बोलते हैं आपको पता है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के तो दहला में कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लिश पे थोड़ी आप ध्यान देना तो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 का मतलब यह है कि जिस पे 10 अंक पूरे हुए हैं, मतलब ताश के पत्ते होते हैं ना, उनमें बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे 10 नंबर लिखा हुआ है। तो देखो 4 प्लेयर होते हैं और चारों के पास 10-10 नंबर की एक पत्तियाँ होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे रिजल्ट तो 4 ही हैं, तो इसका मतलब 4 बट्टा हो जाएगा 52। अब इसको काटेंगे तो क्या, 4 एकम 4 और 13 चौक 52, मतलब 1/13 इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है ना। ये एक सिंपल सवाल है, हो जाएगा और आपने किया भी होगा। अगला सवाल है, चौथा सवाल है दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या पूछा कि लिखना, अपने को बताना नहीं है। बहुत सारे बच्चे शांत टेक के आएंगे, ये गलत है एक तरह से। दशमलव प्रसार पूरा सिस्टमेटिक लिख के आना पड़ता है इस तरह से। अब देखो नीचे है ना 5⁻³ बन रहा है और हमें नीचे है ना 10 बनाना है। 10 बनाने का तरीका क्या है कि आप ऊपर भी 2/2 से और 2/3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि यही तरीका, अगर नीचे 5 होता तो 2 को पकड़ते हैं, 2 होता तो 5 को पकड़ते हैं, तो 2 × 5 करके अपन 3 घात बना देंगे तो नीचे 10 बन जाएगा, और वो 13 8 हो जाएगा 104। इसको पॉइंट बदलेगा तो 0.0 और 104 हो जाएगा। सिंपल एक सवाल है। इसके देखो टुकड़े मिल गए आपको, -3 और +2, 3 दूनी 6, और 3 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का x बचेगा। आराम से आप इसको देख सकते हैं। और छठा जो सवाल है वो कह रहा है कि यहाँ पर मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति का मतलब आपको d निकालना है। 3 कंडीशन होती है d की, यदि d > 0 है तो वास्तविक निकलेगा, d = 0 होगा तो मूल समान निकलेंगे, नहीं तो अगर छोटा होगा तो काल्पनिक निकलेंगे। तो इसको मैंने गुणा भाग करके सरल किया है इस 20³ - 4ac से, और ये जुड़ के बन गया 288। अब 288 ना d का मान वो 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे यहाँ पर, वास्तविक हो गया, सीधी सी बात है। मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, जोड़ बांट के आप देख सकते हैं 5/2 और -3/2 आ रहा है। निर्देशांक आप लिख सकते हैं आराम से। अब 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। देखो ध्यान से देखो, ये मीनार है, इसकी छाया ये पहले x थी, लेकिन अब 40 मीटर फैल गई क्योंकि 60 से कौन बन गया 30 पे। तो आपको पता है यहाँ पर 2 आपको समकोण नजर आ रहे हैं। पहला समकोण आ रहा है छोटा वाला, तो लंब बट्टा आधार मतलब h/x, और ये तो tan 60 का है, क्योंकि लंब बट्टा आधार है तो tan 60 होगा, और tan 60 का मान होगा √3। इसको वज्र गुणा किया तो h बराबर आ गया x का √3, ठीक है ना। अब उसी तरह बड़े वाले त्रिभुज में हमने देखा, तो यहाँ पर देखो वापस लंब बट्टा आधार में 40 + x दोनों जुड़ गए, ठीक है ना। तो ये हो गया tan 30 के बराबर, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। अब देखो ये √3 है ना, h से गुणा होगा, लेकिन h का मान हमने क्या मान रखा है यहाँ पर, x√3। यहाँ पर मैंने लिखा x√3, और x√3 को जब नीचे वाले 3 से इंटू किया गया तो ये देखो एक समीकरण में बदल गया है। ये बन जाएगा हमारा √3 से गुणा होकर बना 3x, और ये हमारा x + 40 है, वो इधर वज्र गुणा हो गया तो x + 40 से हो गया, और 3x - 2 किया तो x = 20 आ गया। अब मेरी बात सुनो, हमको निकालनी है हाइट, तो यहाँ पर हाइट कैसे है, h बराबर है x√3, मतलब हो जाएगा 20√3, ठीक है। हो जाएगा, कोई भारी सवाल नहीं है। यहाँ पर पेपर का लेवल बहुत ईजी था, यहाँ पर ज़्यादा भारी लेवल इसको नहीं बोल सकते हैं। 9वां सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज खींचना था, तो पहले आपने आधार खींचा, फिर एक चाप 6 का यहाँ पर, एक चाप 6 का यहाँ पर ऐसे खींचा, फिर आपको पता था कि 2/3 है, तो यहाँ से आपने 3 मैक्सिमम चाप लिए, 1 2 3। अब हर को मिलाने का नियम होता है, फिर अंश को ऐसे मिलाया होगा आपने, ऐसे किया होगा। चित्र आपका ऐसे ही बना होगा, मुझे भरोसा है, और रचना के चरण आपने लिखे होंगे। इसमें देखो वर्त के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचना, 2 स्पर्शरेखाएं आपको खींचने जो एक दूसरे के समांतर हो। तो पहला आपने ऐसा वर्त खींचा है, फिर आपने एक व्यास खींचा है, फिर इस पॉइंट से आपने 90 बनाया, ऐसे एक चाप 2 चाप, फिर यहाँ से 90, फिर वापस यहाँ से
90। तो इधर इस पर से कहते हैं समांतर होगी, ठीक है ना। आपको ये चित्र दिख गया 10वें वाले का। अब ये कह रहा है कि दो त्रिभुज यदि समरूप है, माफ करिएगा समरूप नहीं है, यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो इसके सर्वांग सम होने आपको सिद्ध करना है। तो आपको करना क्या, देखो मेरी बात सुनो, दोनों के एरिया अगर बराबर है ना, तो एक क्षेत्रफल वाला हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है कि त्रिभुज के अगर त्रिभुज का समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि ध्यान से देखो, हम ऐसे संगत कोई भुजा मान सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो अपन दोनों की जगह 1/1 लिख के आ सकते हैं, क्योंकि कट के दोनों तो एक जैसे ही है ना, तो कट के 1/1 हो गया। इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा में देखो AB भी आप ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, QR भी ले सकते हैं। तो AB के संगत हो गया हमारे पास में PQ, इसका स्क्वायर होगा तो वो कट फुट के क्या आ जाएगा, जब इधर देखो ये एरिया इस एरिया को काट देता है तो यहाँ पर 1/1 बचता है, तो AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और इसकी ओर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो AB बराबर हो जाएगा PQ। अब हम देखो सर्वांग समता में क्या होता है, वैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये समरूप त्रिभुज है, तो इनके अंदर 3 कारण तो मिल गए हमारे को कि तीनों के एंगल बराबर है, भुजा भले ही बराबर ना हो, लेकिन देखो 3 बार ए ऐसा कोई नियम होता नहीं, ये नियम फेल है। तो अपने को है ना एक भुजा की जरूरत पड़ी, और उस भुजा का जो जरूरत हमें निकला है वो कैसे निकला है, वो हमें उसके प्रमेय से निकला है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो हमने दो कोण लिए, ए के संगत हो गया हमारे पास में P और B के संगत हो गया Q। आप कोई भी ले सकते हैं, दो एंगल ले सकते हैं, और एक भुजा हमने यहाँ पर निकाली है AB बराबर PQ। तो आप देख सकते हैं ASS ये त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, ठीक है। अगला सवाल करते हैं अपन, ये भी एक नॉर्मल सा सवाल है, क्वेश्चन 12। त्रिज्या 7 है, चाप पर केंद्रित कोण 60 है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई इसको θ/3 60, ये कट फिट हो जाएगा 77/3, ये आपको दिख जाएगा, नॉर्मल सवाल है। अब चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो चिन्ह का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो πr/l होता है, लेकिन पाई कोष्टक r1 + r2 × l होता है। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या क्या चिन्ह का ना, चिन्ह क्या होता है आपको पता है, शंकु नहीं होता, चिन्ह होता है इस तरह से, दो वर्ती होते हैं, दो वर्त भाग होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको r1 की जरूरत है, r2 की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इसका परिधि दे दिया, इसका भी परिधि दे दिया, तो परिधि की मदद से ना अपन निकाल सकते हैं r1 और r2। तो पहले परिधि दी 18, इसको अपन क्या मान रहे हैं, 2πr1 मान रहे हैं, क्योंकि r1 निकालेंगे तो 2π इधर नीचे आ जाएगा, और 2 ना इसको भाग दिया तो 2/π हो गया। इसी तरह r2 हो गया 6/π, 3/π हो गया ये। तो अब इनके दोनों के जो मान है ना r1 और r2 के, वो हमने यहाँ पर सूत्र में जमा दिए। जमाने पर क्या होगा, देखो पाई है ना 2 बार है, नीचे हर समान है तो हर को 1 बार लिखते हैं ये, और इधर देखो ये पाई है और नीचे भी वापस पाई आ गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, और देखो पाई से पाई जब कैंसिल हो गया है तो 12 × 14 बचा, इसको इंटू करते आ गया 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल भी सॉल्व हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन 14 तो बहुत ही सिंपल सा पूछ लिया है, ठीक है ना। दो घन है, घन का आयतन दे रखा है, अब दोनों घनों को मिलाकर है ना अपन एक घनाभ बनाएंगे, और उस घनाभ का वक्र घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। हमें यह पता है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो सूत्र होगा 2 कोष्टक लंबाई × चौड़ाई, चौड़ाई × ऊंचाई, और ऊंचाई × लंबाई, ठीक है ना। तो अपने पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत है, तो मेरी बात सुनो पहले, आपके पास है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकलेगी, आपको मन से तो निकलेगी नहीं, इसको निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, वापस एक बार ध्यान से इस चित्र को समझना आप। घन के आयतन से क्या निकलेगा, इसका भुजा निकलेगा, कि भाई ये जो घन का आयतन दे रखा है इसका भुजा क्या कितना निकलेगा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर घन का जो आयतन है वो a³ होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो a³ को अगर 64 के बराबर रख के सॉल्व किया जाए, क्योंकि घन का आयतन दे रखा है, आयतन के बराबर आयतन का फॉर्मूला लगाया और a निकाल दिया, a निकला हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। अब जब दोनों को छोड़ेंगे तो एक चीज़ में फ़र्क आ जाएगा, दो घनों को मिलाओगे ना आप तो देखो लंबाई में फ़र्क आएगा बस, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। इन सारे के जो मान है ना 8, 4, 4 को सॉल्व करके यहाँ पर अपन 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल, सिग्मा fx/f, ये कोई नॉर्मल सवाल ही आप देख सकते हैं। f को x से गुणा करके यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हमने, fx का मान आ गया 63 और f का मान आ गया 19, गुणा भाग किया 3.31 आ रहा हमारा। तो और 16वां सवाल करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर रेड गेंद है 8, 5 वाइट गेंद है, हरी गेंद है 2। रेड गेंद निकालनी है तो 8/15 हो गया, और हरी नहीं निकालनी है, खुद कह रहा कि हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं तो दूसरे हो सकते हैं, दूसरे क्यों 8 और 5, ऐसे हमारे पास में 13 रिजल्ट होंगे, तो 13/15 हो जाएगा। 17वां सवाल कह रहा है यहाँ पर अपने पास में निकालना है, 17वां सवाल कहाँ पे गया, ये रहा। 17वां सवाल बहुत नॉर्मल सवाल पूछा है, 5.3 प्रश्नावली पढ़ने को मैंने कहा था, लेकिन अच्छी किस्मत है डायरेक्ट ही पूछा आपसे कि ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग, 40 धनात्मक पूर्णांक मतलब S40 का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, जो 6 से विभाज्य होने चाहिए। तो 6 की एपी बनाई आपने, 6, 12, 18। अब ए आपको दिख गया, डी आपको दिख गया, तो बड़ा फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ से ए आपने उठाया 6 आ गया,
डी हमारे पास में वापस 6 आ गया। अब 40 का फॉर्मूला आपने बनाया तो गुणा भाग करके आपने निकाला होगा, 49-20 आंसर आ रहा है इसका। 18वां सवाल तो बहुत ही नॉर्मल सा पूछ लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, ये सूत्र आपने लगाया है, x1 x2 सब कुछ जमा के आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आएगा वो 21/2 आ जाएगा। ठीक है, 19वां सवाल हमारे पास में माध्यक निकालो। माध्यक का फॉर्मूला आपको पता है, तो L + n/2 - CF। देखो ये माध्यक आ रहा है हमारे पास में, तो इस बारंबारता में से अपन वर्ग अंतराल हमारे पास है, f हमने 42 पकड़ा है और CF हमने निकाली है, देख सकते हैं आप, CF हमने बनाई। उसके बाद जो n होता है वो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, n/2 किया तो 100/2 मतलब 50 हो गया, f हमारा 42 हो गया, L हमारा 20 हो गया, गैप हम देख रहे हैं 10-10 का है। सारे को जमा के यहाँ पर अपन शिफ्ट करते हैं तो देखो हमारा आंसर ये निकल के आता है। ठीक है, 20वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और बहुत सारे बच्चों ने इसको इग्नोर मारा है, लेकिन ये उदाहरण से आया है। ठीक है ना, इस सवाल को कैसे करते हैं, इस सवाल को मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि इस सवाल को आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा रटने का तरीका क्या था, यहाँ पर आपको है ना एक काम करना था। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो OPQ आपको दिख रहा है, OPQ, ये जो छोटा सा घुमाव आपको दिख रहा है ना, छोटा सा ये वाला OPQ, ये कैसे बनता है आपको पता है, OPT - TPQ। ये तरीका अगर बहुत सारे बच्चे पकड़ लेते हैं तो ये सवाल आप कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये समझाया था कि आपको ये तरीका समझना पड़ेगा कि ये जो OPQ है, ये जो छोटा सा घुमाव है, ये वाला जो घुमाव देख रहे हैं ना OPQ, वो कैसे बनता है आपको पता है, वो बनता है OPT - TPQ। अगर ये तरीका आपको पता लग गया तो ये आराम से ये सवाल सोल्व होगा, क्योंकि देखो इसको अपन ऐसे लिख के आएंगे, OPQ होता है किसके बराबर, OPT - PTQ। अब देखो OPT का मान तो हमारे पास पहले से ही 90 है ना, लेकिन हम किसका मान निकालेंगे, PTQ का निकालेंगे। अब मेरी बात आप ध्यान सुनो, हम यहाँ पर है ना PTQ को मान रहे थीटा, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो PT = TQ वर्त की स्पर्श का बराबर होती है, तो अगर दो भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, यदि दो भुजा बराबर, जैसे ये भुजा बराबर है और ये भुजा भी बराबर है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा तो इस वाले कोण का मान क्या आएगा आपको पता है, इस वाले कोण का मान आएगा 180 माइनस ये दोनों कोणों का योग। जैसे कैसे देखो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, PTQ को आपने थीटा माना है और PT = TQ है, ये उदाहरण है, वैसे आप देख सकते हैं ठीक ना, पेज नंबर आप 234 पे जाके ये उदाहरण देख सकते हैं अपनी किताब से। तो अब देखो दोनों ही कोण बराबर हो गए, तो दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों कोणों की जगह अपन क्या लिख के आएंगे, जैसे देखो ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये कोण अगर थीटा माना जाए और इसको अपन, ये दोनों ही कोण बराबर है, तो अगर मैं 1 नंबर इसको 2 नंबर दे दूँ तो मैं 1 नंबर की जगह भी 1 नंबर लिख सकता हूँ, 2 नंबर की जगह भी 1 नंबर लिख सकता हूँ। तो ये जुड़ कट के क्या आएगा आपको पता है, 180 माइनस θ/2। अब ये दोनों के नीचे है तो ये तो 90 हो जाएगा और वो θ/2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर है ना वो मान शिफ्ट करेंगे, OPQ का जो मान है ना वो था ना ऐसे, OPQ का मान होता है सर OPT - PTQ, तो 90 में से घट जाएगा 90 माइनस θ/2, इसको सॉल्व किया तो θ/2 आ गया और थीटा को हमने पहले ही मान रखा था PTQ, तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। इस सवाल को बहुत कंसिस्टेंसी से करना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है। पहला ग्राफ बहुत सिंपल था, पहले ही करना चाहिए था आपको, सेकंड वाले में भाग लेना नहीं चाहिए, लेकिन सेकंड वाला भी प्रश्नावली से आया है। मैंने यहाँ पर ये मान लिए हैं, बस शिफ्ट किया, देखो x और x को शिफ्ट किया वापस, देखो इनके 2-4 मान लिए, मेरा ग्राफ जो यहाँ पर ऐसे क्रॉस हो रहा है, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों से उम्मीद है कि यही किया होगा। अब इस वाले सवाल के अंदर ये तो सिंपल सा ही, मतलब साइन कोस का तो बहुत खराब लेवल दिया है यहाँ पर, बहुत ही मतलब चिंदी सवाल दिया है, इतना कोई भारी सवाल नहीं था। बच्चे बड़े ही टेंशन ले रहे थे कि सर ये भारी सवाल आएंगे, साइन कोस की प्रश्नावली बहुत भारी है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर। अब होने पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो गया, 2 साइन इंटू कोसेक ए हो गया, कोसेक स्क्वायर ए हो गया, कोस स्क्वायर ए, दोनों तरफ है ना a+b का होल स्क्वायर लगा। उसके बाद हमने क्या किया है, साइन ए और कोसेक ए में संबंध है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते थे, यहाँ पर तो कट के 2 आ गया, उसी तरह यहाँ पर भी कट के 2 आ गया, 2 मिल रहा है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए जोड़ के भी 1 बन जाता है। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है पता है, 1 बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, 2 और 2 मतलब 5 तो हो गए। अब हमारे पास है ना 2 कम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 सिद्ध करना है, साथ ही साथ यहाँ पर tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना। अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर ए की जो सरसमिका होती है वो होती है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो देखो 1 हमारे पास और आ गया, 6 हो गया। और हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर ए होता है ना वो 1 + tan स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिखा 1 + tan स्क्वायर ए, सब जुड़ के आ जाएंगे हमारे पास में 7 और लास्ट में हमारे पास बचेंगे कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। 23वां सवाल है, मैं बहुलक को कर रहा हूँ, आपने माध्य किया होगा, बहुलक भी बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल सा ही सवाल है, बहुत सूत्र लगाया देखो उत्तर निकाला, नॉर्मल सा सवाल है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर प्रकार की अपडेट आपको बाबा MP जिनकर के माध्यम से मिले। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं F1 की बात करूँ तो आपको क्या मिला होगा, 44 मिला होगा। फिर F1 से पहले होता है F0, ठीक है ना, फिर F0 से पहले होता है F0 के बाद F1, ऐसे गिनते चलते हैं ना, 0 1 2, तो 0 यहाँ पर F1 निकलेगा, जैसे 44 निकला तो F0 निकल गया होगा 20
उसके बाद उसका निकला होगा F2 26, गुणा भाग करके आपने निकाला होगा, आराम से मेरा 48.57 आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मेरे सपोर्ट, धन्यवाद।